नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मन्नू भंडारी जी की कहानी घुटन। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए घुटन। प्रतिमा ने एकाएक महसूस किया कि हवा एकदम रुक गई है और उमस बढ़ रही है। उसने उठकर बेबी के ऊपर से चादर हटा दी। बेबी पसीने से भीग गई थी। क्या मौसम है यहाँ का भी! कभी एकदम ठंडक हो जाती है और कभी बुरी तरह उमस हो जाती है। इस पल पल बदलते मौसम में ही तो बेबी की सेहत ठीक नहीं रहती। शून्य नजरों से वह आसमान को देखने लगी। नीला स्वच्छ आसमान और बेशुमार छिटके हुए तारे। उसने सोचा, लोग तारों भरे आसमान के सौंदर्य की बड़ी चर्चा करते हैं, पर जाने क्यों उसे आसमान पर ये तारे जरा भी अच्छे नहीं लगते। लगता है जैसे आसमान के मुंह पर घनी चेचक निकल आई हो। दूसरे ही क्षण अपनी इस घिनौनी कल्पना पर वह खुद ही घृणा से भर उठी। उसे लगा उसका सौंदर्य बोध धीरे धीरे मरता जा रहा है। इन 4 सालों में ही कितना परिवर्तन आ गया है उसके जीवन में। धीरे धीरे शायद सभी कुछ मर जाए। उसने आसमान से नजर हटा ली। करवट लेकर नीचे लॉन पर देखने लगी। सारी घास सूख गई। अब तो बारिश में ही हरियाली होगी। जब वह यहाँ आई थी, कितने जतन से अपने बगीचे को सजाती और संवारती थी, पर अब उसका मन ही नहीं करता कुछ करने को। मम्मी, फिर कुछ अस्पष्ट से स्वर। यह बेबी नींद में भी बड़बड़ाती है। प्रतिमा ने उठकर उसको थपक दिया। वह सोचने लगी, यह बेबी क्या सोचती होगी दिन में और क्या सपने देखती होगी रात में। बच्चों की दुनिया भी कैसी बेफिक्री की होती है। प्रतिमा कोशिश कर रही है पर सो नहीं पा रही है। सामने के लंबे लंबे यूकेलिप्टस के 2 पेड़ शांत भाव से खड़े हैं। प्रतिमा को ये पेड़ बहुत पसंद हैं। उसे याद है, उत्साह के क्षणों में उसका मन इन पेड़ों की डालियों में उलझ जाता है और वह घंटों निकाल देती है। उसने महसूस किया, नहीं, आज भी प्रकृति के प्रति उसकी भावना जीवित है। उसे वह जीवित ही रखेगी, मरने नहीं देगी। एकाएक सिसकियों की आवाज उसे सुनाई पड़ी। पास वाले घर से आ रही थी। अक्सर आधी रात को सिसकी का स्वर वह सुनती है। वह जानती है यह मोना रो रही है। उसका दुख भी वह जानती है, पर क्या कर सकती है वह। सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, सबका अपना अपना दुख। कौन किसे संभाले, कौन किसे तसल्ली दे। पर मोना सच पागल ही है। कौन सा स्वर्ग पा जाएगी वह शादी करके, पर उसे कौन समझाए। उसकी मां जाने क्यों उसकी शादी नहीं करती। एक बार उसकी इच्छा हुई कि बीच का दरवाजा खोलकर वह मोना के पास चली जाए, पर उससे लाभ, उसकी मौखिक सांत्वना उसकी समस्या को नहीं सुलझा सकती। तब लाभ। प्रतिमा लेटी रही, पेड़ की हिलती डालियों को देखती रही, मोना का सिसकना सुनती रही। कुछ देर में ही प्रतिमा का दम घुटने लगा। वातावरण की घुटन और बढ़ गई थी, पर उससे कहीं अधिक घुटन वह अपने मन में महसूस कर रही थी। उसे लगा जैसे उसकी सांस रुक जाएगी, उसका दम घुट जाएगा। यह देखने के लिए कि उसकी सांस तो चल रही है, उसने 1-2 बार लंबी लंबी सांस खींची। कहीं यूं भी दम घुटता है। अपनी बेवकूफी पर वह आप ही हंस पड़ी। यूं घुटता तो मोना शायद कभी की मर गई होती। शायद वह भी मर गई होती। 3 दिन बाद उसका पति आएगा, पूरे 1 साल बाद। फिर भी वह अपने मन में कोई उत्साह नहीं पा रही है। शादी के इन 4 वर्षों में याद करने लायक मधुर क्षण उसके पास नाम मात्र को हैं। उसका पति नेवी में है और दूर दूर देशों में वह जहाज पर घूमता रहता है। बस साल में 1 बार 1 महीने के लिए घर आता है। एक बार वह भी उसके साथ गई थी, पर 1 ही महीने में जिद करके लौट आई। उसका पति कहता है कि वह बड़ी दकियानूसी है, नीरस है। अपने दोस्तों के बीच भी वह उसे ड्राई जिंजर कहा करता था। क्या वह सचमुच ही नीरस है? शायद उसके पति का कहना ही ठीक हो।
वह चाहती है कि पति के अनुकूल बने, पर उसे वह सब जरा भी अच्छा नहीं लगता है जो उसके पति को अच्छा लगता है। दोस्तों के बीच बैठकर लड़कियों के अंगों को लेकर अश्लील मजाक करना, पैक पर पैक चढ़ाना, यहां तक कि आंखों के डोरे सुर्ख हो उठे और जीभ ऐंठ कर लड़खड़ाने लगे। और फिर रात में उस सारी मस्ती को, सारे सुरूर को एकाएक प्रतिमा के बदन से पसीना चूने लगा, उसका गला सूखने लगा। उसने उठकर पानी पिया, फिर भी तृप्ति नहीं हुई। गले की खुश्की ज्यों की त्यों बनी रही। वातावरण की घुटन और बढ़ गई। प्रतिमा के मन का अवसाद और गहरा हो गया। दूसरे दिन उठकर उसने चाय बनाई, घर के सारे छोटे मोटे काम करके बच्ची को तैयार किया और उसके पास वाले नर्सरी स्कूल में छोड़कर वह अपने स्कूल चली गई। रोज की तरह बच्चों को पढ़ाया, कुछ को डांटा, कुछ को पुचकारा। खाली घंटे में कॉपियां देखने बैठी तो हर कॉपी को देखने के बाद अनदेखी कॉपियों को एक बार गिनती, कितनी और बाकी हैं। क्यों मन अभी से बेचैन हो रहा है प्रतिमा रानी? ये 2 दिन काटे नहीं कट रहे हैं क्या? एक निर्जीव मुस्कान उसके होठों पर फैल गई। एकाएक ही उसे लगा कि उसे इंतजार करना ही चाहिए। उसका पति जो आ रहा है, 1 साल बाद आ रहा है और 1 महीने के लिए आ रहा है। वह आज ही जाकर घर ठीक करेगी, बगीचा ठीक करेगी, छुट्टी के लिए भी अर्जी दे देगी। 1 सप्ताह के लिए वह जरूर छुट्टी लेगी। आखिर साल भर बाद उसका पति जो आ रहा है, वह रग रग में पति की बात को रमा देना चाहती है, पर जाने क्या है जो यह बात मन में टिकती ही नहीं। न मन उस बात को बांध कर बैठ पाता है, न बात मन को बांध पाती है। सारे प्रयत्नों के बाद भी बात बिखर बिखर जाती है। फिर भी घर तो वह साफ करेगी ही। घर पहुंची तो नौकरानी ने बताया, अरूप बाबू आए थे, मोना बीबी के यहाँ बैठे हैं और कह गए हैं कि आप आए तो उन्हें बुला लें या वहीं चली जाएं। अरूप को मुझसे क्या काम हो सकता है? प्रतिमा ने सोचा और उसके चेहरे पर सलवटें पड़ गईं। अरूप मोना का प्रेमी है, मोना भी उससे प्रेम करती है, पर मोना की मां नहीं चाहती कि मोना उससे ब्याह करे। मोना ब्याह कर लेगी तो उसके छोटे भाई बहनों को कौन पालेगा? बूढ़ी की 30 दिन में से 29 दिन रहने वाली बीमारी का खर्चा कहां से आएगा? एक मां के लिए यह सब सोचना बड़ा अशोभनीय है, बड़ी नीचता है। यह उसकी मां भी जानती है, पर उससे क्या? स्वार्थ ही कहो, पर व्यावहारिकता यही है कि जब तक छोटी बहन कमाने लायक नहीं हो जाए, मोना अविवाहित रहे। फिर जब भाई कमाने लायक हो जाए तो छोटी बहन भी विवाह कर ले। लड़की की बढ़ती उम्र, प्रेम की कोमल भावनाएं पेट के आगे इतनी धुंधली पड़ गईं कि मां की दिनों दिन कमजोर होती आंखों से किसी तरह भी दिखाई नहीं देती। और मोना के ऊपर मां का व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार हावी हो चुका है कि वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। घर की समस्या, भाई बहनों की समस्या के आगे उसका अपना व्यक्तिगत 100 बार हार चुका है। वह रात रात रोती है, दिन दिन घुलती और घुटती है, पर इसके आगे कुछ नहीं। जब अरूप आता है तो वीराने में हरियाली अवश्य छा जाती है, पर बड़ी क्षणिक होती है वह हरियाली, वह तरावट, वह नमी। इसलिए जीवन उसका सूखा का सूखा ही रह जाता है। चाय पीकर प्रतिमा अरूप के पास गई। उसने देखा बहुत धीरे धीरे वह और मोना बातें कर रहे थे। एक बार उसे लगा आकर उसने अच्छा नहीं किया, पर मोना उसे देख चुकी थी। मोना की सदा मायूस रहने वाली आंखों में एक अनोखी चमक थी। यह शायद अरूप की उपस्थिति का प्रभाव था। आपने मुझे बुलाया? ओह प्रतिमा जी, देखिए आप निरंजन आहूजा को जानती हैं? प्रतिमा नाम सुनकर एक बार चौंकी, फिर बोली, कौन निरंजन? जो हमारे कॉलेज में पढ़ता था? कहाँ है वह? आप उसे कैसे जानते हैं? 1 महीने पहले वह ट्रांसफर होकर यहाँ आया। कल पता नहीं बातों ही बातों में कैसे आपका जिक्र चल पड़ा, तो बड़ा खुश हुआ, बड़ा ही खुश हुआ, और बोला कि पहले कंफर्म करके आओ कि यह वही प्रतिमा है ना। अब तो वह आपसे कल ही मिलने आएगा। जरूर लेकर आइए। देखिए, जरूर ही लेकर आइए। मैं उससे मिलकर बहुत खुश होंगी। प्रतिमा चल पड़ी। प्रतिमा जी,
चाय पीकर जाइए ना, मोना ने बुझे हुए स्वर में आग्रह किया। मैं पी चुकी चाय। प्रतिमा लौट पड़ी। वह उन दोनों के बीच व्यवधान बनकर नहीं रहना चाहती थी। घर आकर प्रतिमा ने सोचा घर ठीक कर डाला जाए। एक कमरा वह आज कर ले, एक कल कर लेगी। परसों उसके पति आए तो उन्हें ऐसा न लगे कि उनके स्वागत की किसी ने तैयारी नहीं की है। सबसे पहले उसने अलमारी खोलकर सारा सामान बाहर निकाला, पर 15 मिनट भी न हुए होंगे कि प्रतिमा ने महसूस किया कि जैसे उसका दम घुट रहा है। उसका सारा शरीर पसीने से तर हो गया। हवा एकदम शांत थी और वातावरण की उमस बहुत बढ़ गई थी। सारा सामान ज्यों का त्यों छोड़कर वह बाहर लॉन में कुर्सी डालकर बैठ गई और पेड़ों की डालियों में उसकी नजरें खो गईं। वह नहीं चाहती थी कि उसका मन पेड़ों की डालियों में अटके या कहीं और। वह इस समय मन प्राण से अपने पति की बात सोचना चाहती थी। उनके आने के बाद 1 महीना कैसे गुजरेगा, इसके अनेक काल्पनिक रोमानी रंगीन चित्रों में अपना मन खोना चाहती थी। पर मन था कि निरंजन में जा अटकता था। निरंजन उसका प्रेमी रहा हो सो बात नहीं, पर फिर भी एक बार उसके माँ बाप की बड़ी इच्छा हुई थी कि उसका विवाह निरंजन से हो जाए। निरंजन सुंदर था, होनहार था और बड़े माँ बाप का एकमात्र बेटा था। एक लड़की के माँ बाप इससे अधिक और क्या चाहेंगे। पर जब एकाएक ही अपने माँ बाप के बड़प्पन को किनारे रख निरंजन छात्रों के आंदोलन का नेता बन बैठा और उसे 2 साल के लिए रेस्ट्रिकेट कर दिया गया, तो उसके सारे गुण उनकी नजरों का भ्रम मात्र बन गए और उन्होंने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया कि गैर जिम्मेदार और आवारा लड़के के हाथों अपनी लड़की सौंपने से बच गए। उम्र होने पर भी उस समय प्रतिमा को इन बातों में विशेष दिलचस्पी नहीं थी। जब माँ बाप के विचार उसके प्रति सदैव थे, तब वह भी उसे पसंद करती थी, और जब एकाएक ही उनका रुख बदल गया, तब माँ बाप के साथ उसने भी अपने को खुशकिस्मत समझा। यह बनने बिगड़ने की सारी बात 1 महीने के छोटे अरसे में ही हो गई थी। इसीलिए प्रेम जैसी कोई भावना उनके बीच आ नहीं पाई थी। जितनी स्वाभाविकता से उसने निरंजन को अपनाया था, उतनी ही आसानी से त्याग भी दिया। उसके बाद इंग्लैंड से लौटे हुए एक इंजीनियर से विवाह हो गया। वह अपने विवाह के समय बहुत खुश थी। उसके बाद 4 साल बीत गए। बेबी पड़ोस वालों की कुतिया का एक छोटा सा बच्चा हाथों में बुरी तरह दबोचकर प्रतिमा के पास आ गई। प्रतिमा चिल्ला पड़ी, बेबी इतनी बुरी तरह पकड़ते हैं बच्चे को? ढीले हाथ से पकड़ो। गर्मी के मारे यूं ही दम निकला जा रहा है, तूने उसे और दबोच दिया। बेबी सहम गई। प्रतिमा को हर काम में नजाकत पसंद है। क्रूडनेस उसे अच्छी नहीं लगती। और फिर इस गर्मी में उसे ख्याल आया वह अलमारी का सामान बाहर निकालकर बिखेर आई है। वह उठी, पर निर्जीव और शिथिल थी उसकी चाल। 1 मिनट तक उस बिखरे सामान को देखती रही, पर उसका मन नहीं हुआ कि उसे जमा दे। वह क्या करे कि यह उमस कम हो। सर्दी वह कड़ाके की भी बर्दाश्त कर सकती है, पर गर्मी में उसका रोम रोम झुलस जाता है। शायद रात ठंडी हो जाए, तब वह रात में ही कमरा ठीक करेगी। वह फिर लॉन में जाकर बैठ गई। चारों ओर ऐसी निस्तब्धता और सन्नाटा छाया हुआ था जैसे इस घुटन में सबका ही दम घुटकर रह गया हो। पेड़ की आड़ी तिरछी छायाएं अब लॉन की धुंधली चांदनी में पड़ रही थीं। प्रतिमा ने अपने ब्लाउज का नीचे वाला बटन खोल दिया और शरीर को स्त्रियोचित आकार देने वाले वस्त्र को भी ढीला किया। फिर भी किसी तरह शांति नहीं मिली। आज क्या हो गया है उसे? बाथरूम में जाकर उसने ढेर सारा पानी सिर पर डाला, पर पानी जैसे उबल रहा था। उसे लगा सब कोई उसकी ही भांति उबल रहे हैं, घुट रहे हैं, जल रहे हैं। कहीं शीतलता नहीं, शांति नहीं। तभी उसकी नजर पास वाले घर की छत पर गई। मोना दोनों हाथ सीने पर बांधे घूम रही थी। प्रतिमा का मन अपनी बात से उसकी बात पर चला गया। उसकी बेबसी और अधूरी तमन्नाओं का ख्याल आते ही वह भर आई। वह नहीं समझ पाती कि ऐसी कौन सी बेबसी है, कौन सी मजबूरी है जो वह अरूप से शादी नहीं कर पाती। कर ले शादी, जो होगा सो देखा जाएगा। पर वह जाने क्यों अपना मनचाहा कर नहीं पाती।
सच ही तो है, दुनिया में उंगलियों पर गिनने लायक ही हैं जो अपना मनचाहा कर पाते हैं। सामने एक कार धूल उड़ाती चली गई। प्रतिमा की आंखों के सामने धूल का एक हल्का धुंधला सा बादल उठा और धीरे धीरे विलुप्त हो गया। रात घनी होती चली गई और चांदनी कुछ अधिक चमकीली। अब पेड़ों की छायाएं और स्पष्ट हो उठी, पर कहीं शीतलता का आभास नहीं। आसमान के चेहरे पर फिर घनी चेचक घिर आई। प्रतिमा का जी मिचलाने लगा। नौकरानी ने लाकर बेबी को सुला दिया। उसने खाने को पूछा तो उसने इनकार कर दिया। मोना अपनी छत पर उसी मुद्रा में बैठी है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, पर कोई किसी से कुछ बोलता नहीं। वातावरण में छाए उस मौत के सन्नाटे को तोड़ने का जैसे किसी में साहस नहीं है। पेड़ भी अब शांत भाव से खड़े हैं, बिना हिले डुले, निस्तब्ध। रात में करीब 2 बजे जाने क्या सोचकर प्रतिमा कमरे में आई, पर घुसते ही उसे लगा जैसे वह भट्टी में आ गई है। उल्टे पैरों लौट चली। मोना शायद सो गई थी, क्योंकि छत पर नहीं थी, पर वह कैसे सोए? तभी उसे ख्याल आया, परसों वह कल और बाहर लॉन में सो ले। परसों उसका पति आएगा, वह तो उसे कभी बाहर नहीं सोने देगा। 1 साल बाद वह आ रहा है और केवल 1 महीने के लिए आ रहा है। केवल 1 महीने वह प्रतिमा के पास रहेगा। यह बात उसका भूखा शरीर खूब अच्छी तरह जानता है, सो वह उसे कभी बाहर सोने नहीं देगा। यदि गर्मी ऐसी ही रही और उसे कमरे में सोना पड़ा और उसे कल्पना मात्र से ही वह पसीने से भीग गई। उसका गला बुरी तरह सूख गया, पर उससे यह भी नहीं हो सका कि वह उठकर पानी ही पी ले। उमस के मारे उसका सिर बुरी तरह चकराने लगा। आंखों के सामने नीले पीले हरे गोले घूमने लगे। सवेरे के साथ साथ उसके मन की बेचैनी कुछ दूर हुई। पर यह मौसम को क्या हो गया है? यूं रातें यहां काफी ठंडी रहती हैं, पर 2 दिन से तो जैसे ठंडक का नाम नहीं। रात भर जागने के कारण उसका शरीर टूट रहा था। एक बार इच्छा हुई स्कूल ना जाए, पर वह चली गई। सब काम किए, पर जैसे कुछ ज्ञान नहीं कि वह क्या कर रही है। बस कर रही थी, यही बड़ी बात थी। घर लौटी तो ख्याल आया निरंजन आएगा। उसने कमरे को थोड़ा ठीक ठाक किया, कुछ खाने का सामान तैयार किया, हाथ मुंह धोकर कपड़े बदले। 6 बजे के करीब अरूप निरंजन और उसकी पत्नी को लेकर आया और उन्हें छोड़कर मोना के यहाँ चला गया। प्रतिमा ने उसे रोका भी नहीं। बड़ा उत्साह था प्रतिमा के मन में निरंजन से मिलने का, पर जैसे वह खुलकर मिल नहीं पा रही थी। बैठने के बाद प्रतिमा ने कहा, 2 दिन से क्या गर्मी पड़ रही है कि जैसे झुलसा कर रख देगी। फिर उसे ख्याल आया कि उसे कोई ऐसी बात करनी चाहिए थी शुरू में, जिससे यह प्रकट होता कि वह उनसे मिलकर बहुत खुश हुई है, पर कुछ सूझा ही नहीं। निरंजन ने ही बातें शुरू की, पिछली बातें, कॉलेज की बातें। वह धड़ल्ले के साथ सब कुछ बताया जा रहा था, पर प्रतिमा को जैसे कुछ याद नहीं पड़ रहा था, जैसे उन सब बातों का संबंध उसके साथ था ही नहीं। वह क्या इतनी बदल गई है? उसका ध्यान निरंजन की पत्नी पर गया तो पूछ बैठी, विवाह कब किया नीरू बाबू? 3 साल हुए। बच्चे नहीं हैं? अभी तो बच्चों का प्रोग्राम नहीं है, 1 साल और, उसके बाद सोचेंगे। निरंजन अपनी बात पर आप ही हंस पड़ा। पत्नी झेप गई। अभी उसकी पत्नी कितनी ताजी लग रही है, प्रतिमा ने सोचा। उसकी आंखों में कुंवारापन झलक रहा था, जैसे बड़े जतन से सहेज कर रखा गया है इस शरीर को। तभी उसे अपने शरीर का ख्याल आया। शादी के 4 सालों में ही उसका शरीर ढीला पड़ गया था, सब ओर से गोश्त झूलने लगा था। उसका मन खिन्न हो उठा। चाय चली, खाना हुआ, पर बातें कुछ जमी नहीं। निरंजन अकेला ही आखिर कब तक संभालता। थोड़ी देर में वे चले गए। ठंडी लंबी सांस खींचकर प्रतिमा फिर आई। पेड़ों की डालियों में उसकी नजरें उलझ गईं। निरंजन का पतला छरहरा शरीर उसकी आंखों में उभरने लगा। तभी अपेक्षाकृत एक विशाल शरीर ने उसे ढक लिया। घनी भौहें, घनी मूछें, कानों पर भी बाल के गुच्छे और उंगलियों के पैरों पर भी। सीने पर बेबी के सिर से भी ज्यादा बाल।
पता नहीं क्यों शरीर के सारे अंगों पर बालों का यह बाहुल्य उसे अच्छा नहीं लगता। एकाएक ही उसे लगा जैसे ये सारे बाल कांटे की तरह उसके शरीर में चुभने लगे हैं। वह बुरी तरह कसमसा उठी। उसने उठकर एक गिलास पानी पिया। तभी मोना आई। अरूप चला गया था। पास बिछी चारपाई को प्रतिमा की कुर्सी के जरा नजदीक खींचकर वह चारों ओर देखने लगी। फिर धीरे से बोली, आपसे कुछ कहना है प्रतिमा जी। कहो, क्या कहना है? इस गर्मी के मारे तो सच जान निकल रही है। ऐसी खास गर्मी तो नहीं है। तुम्हें गर्मी नहीं लग रही है? मेरा तो दम घुटा जा रहा है। बोलो, तुम क्या कह रही थी? मोना और पास खिसक आई। उसने एक बार फिर सशंक नेत्रों से चारों ओर देखा। बात शुरू करने के लिए अपने होंठ फड़फड़ाए, पर शब्द नहीं निकले। वह शायद समझ नहीं पा रही थी कि बात कैसे कहे। फिर एकाएक बिना किसी भूमिका के वह बोल पड़ी। बोली क्या, जैसे बिना किसी पूर्व योजना के शब्द उसके मुंह से फूट पड़े। मैं कल रात अरूप के साथ भाग जाऊंगी। मैं अब और यहां नहीं रह सकती। विस्मय से प्रतिमा की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या? मैं कल रात को चली जाऊंगी। अम्मा को बहुत दुख होगा। आप जरा समझाना। मैं दूर रहकर भी मदद करूंगी, पर अब यहां मैं रह नहीं सकूंगी। रही तो शायद घुटकर मर जाऊंगी। और बिना प्रतिमा का कोई उत्तर सुने वह उठकर चली गई। शायद किसी प्रकार का प्रतिवाद सहने की उसमें सामर्थ्य नहीं। वह बड़ी कमजोर मन की है, कहीं डिग ना जाए। प्रतिमा खोई नजरों से मोना का जाना देखती रही। अब उसे समझ में आया कि क्यों इस भयंकर उमस में भी मोना को आज गर्मी नहीं लग रही है। दूसरे दिन प्रतिमा के पति आए। प्रतिमा ने देखा पिछले साल की अपेक्षा वह अधिक मोटे हो गए हैं। उसने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। बेबी को उन्होंने अपनी बाहों में इतनी जोर से भींचा कि वह रो पड़ी और प्रतिमा को लगा उसका दम घुट जाएगा। नन्ही सी जान बेचारी। अपने साथ लाई हुई ढेर सारी चीजें वह दिखाते रहे। प्रतिमा निर्जीव सी मुस्कुराहट होठों पर फैलाए उन्हें देखती रही। वही भद्दे मजाक करते रहे और खुद ही हो कर हंसते रहे। खाने के पहले उन्होंने बोतल खोली और 2 गिलासों में ढाली तो प्रतिमा ने कहा, मैं नहीं पीती। आप 2 गिलासों में क्यों ढाल रहे हैं? आज तो तुम्हें पीना ही होगा डार्लिंग। घर आने की खुशी में, मिलने की खुशी में आज तो मैं पिलाकर ही छोड़ूंगा। प्रतिमा की आंखों में भय की छाया डोल उठी। तेज दुर्गंध से उसका सिर फटने सा लगा। यह गर्मी, यह दुर्गंध, यह जिद और उसके बाद का परिणाम, कुल मिलाकर प्रतिमा को लगा वह बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। वह पागल हो जाएगी। जाने कैसे वह अपनी जिद पर डटी रही और उसका पति एक के बाद एक पैक चढ़ाता गया। 1 साल बाद उसका पति घर आया था और उसके सामने बैठकर जाम पर जाम पी रहा था। और उसे शराब से बड़ी नफरत थी, पीने वालों से बड़ी नफरत थी। पर यह सामने बैठकर जो पी रहा था, उससे वह नफरत नहीं कर सकती। वह उसका पति है, उसका सर्वस्व, जो साल में केवल 1 महीने के लिए आता है। एक लंबी सर्द आह उसके दिल से निकल गई। रात का 1 बजा था। पसीने से लथपथ शरीर को कुछ राहत देने का और कोई उपाय नजर न आता देख वह बाथरूम जाने का बहाना करके बाहर निकली। वह एक बार खुलकर सांस लेना चाहती थी, स्वच्छ हवा में, जहां किसी के पसीने की दुर्गंध न हो, किसी के शराबी सांस की घुटा देने वाली बदबू न हो। बाहर निकलते ही उसे ख्याल आया, आज मोना भाग गई होगी। कौतूहलवश वह चुपचाप छत पर चढ़ गई उसके लॉन में झांकने के लिए। पर यह क्या? अम्मा ताला लगाए दरवाजे पर अपनी खाट सटाए सो रही हैं। उनके अगल बगल मोना के भाई बहन सो रहे हैं और कुछ हटकर मोना सो रही है। उसकी आंखों पर उसका हाथ रखा है और थोड़ी थोड़ी देर में उसका बदन सिहर उठता है। शायद वह रो रही है। अम्मा हमेशा कहा करती थी कि घर में कोई भी घटना हो, उन्हें उसका पूर्वाभास हो जाता है। आज इस बात का प्रमाण भी उन्होंने दे दिया और घटती हुई दुर्घटना को केवल अपने आत्मबल से न होने दिया। तो मोना नहीं जा सकी। बड़ा दुख लगा प्रतिमा को। तभी अपने कंधे पर किसी फौलादी शिकंजे का एहसास हुआ प्रतिमा को
और फिर पता नहीं वह कैसे घिसटती हुई नीचे चली आई। बाहर सब कुछ शांत था, ऐसा शांत, ऐसा सन्नाटा, जैसे सब कुछ मौन के साए में डूब गया हो। पेड़ों की दीवारों की आड़ी तिरछी काली छायाएं मौन भाव से लॉन पर पड़ी थीं। वातावरण की घुटन अपने चरम को पहुंची हुई थी और उससे भी अधिक घुटन थी प्रतिमा के मन में, जो पति की जरूरत से ज्यादा मजबूत बाहों में जकड़ी हुई तड़प रही थी मुक्ति के लिए। और शायद उससे भी ज्यादा घुटन थी मोना के मन में, जो अपनी खाट पर पड़ी पड़ी सिसक रही थी और जिसके अलसाए अंग तड़प रहे थे, कसमसा रहे थे किसी की बाहों में जकड़ जाने के लिए। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।